फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो ये एडुटेरिया का बिहार स्पेशल 2 बुक आया है। एक आपका एडुटेरिया का बिहार तत्व संग्रह का 5th एडिशन आया है, 5वां एडिशन, और एक आया है आपका बिहार पश्तूनित समान अध्ययन, जो कि आपका इसमें MCQ दिया गया है और ये भी 5वां संस्करण है। इस बुक में टोटल 60 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आपका जब से ये बुक आया है तब से हम इसका ऑल संस्करण आप लोग को कंप्लीट करवाते गए हैं अभी तक। तो ये 5वां संस्करण आ चुका है। टोटल 60 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 30 टोटल सेट मिलेगा। हर सेट में आपको 50 प्रश्न दिए हुए हैं और 30 टोटल आपका प्रीवियस ईयर है। 1998 से लेकर 2026 तक के जितने भी बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे गए हैं समान अध्ययन से, वो है आपका। तो चलिए इसे हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस बुक से हम आज टोटल 5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। कितना? 5 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, 1 से लेके 5 तक को देखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि 12 पंचे 60, 12 वीडियो में हम आपको 5-5 सेट डेली करवा दें, और डेली करवा देंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और बिहार तत्व संग्रह का साथ में ही मैराथन वीडियो भी बना लेंगे तब तक। ओके, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो प्लेलिस्ट बना देंगे इस वीडियो का, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो सारे वीडियो का मैराथन बना के दे देंगे आपको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहले प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। निम्न में किस क्रांतिकारी पर तिरहुत संयंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था? तो ये थे योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल ये जो थे क्रांतिकारी थे, इन पर तिरहुत षड्यंत्र के मुकदमा चलाया गया था योगेंद्र शुक्ल पर। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये दादा भाई नौरोजी। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमतों द्वारा चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत हुआ, उस समय गांधी जी चंपारण के किस गांव का दौरा कर रहे थे? तो चंद्रिया का। चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जब ब्रिटिश हुकूमत द्वारा चंपारण छोड़ने का आदेश निर्गत हुआ, उस समय गांधी जी चंद्रिया गांव का दौरा कर रहे थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किस तिथि को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया था? आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को। बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प कला निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। 1857 की क्रांति के प्रभाव से निम्न में कौन जिला अप्रभावित रहा था? तो वो था आपका मुंगेर। 1857 की क्रांति के प्रभाव से मुंगेर जिला अप्रभावित रहा था। कौन? मुंगेर। 1857 विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता निम्न में कौन थे? तो वो थे आपके ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। फीकर चंद्र तथा जयराम दास निम्न में किस कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? आंसर हो जाएगा पटना कलम शैली के। फीकर चंद्र तथा जयराम दास जो थे पटना कलम शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे, फीकर चंद और जयराम दास। कुंवर मानसिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया? तो 1587 में। कुंवर मानसिंह को 1587 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। अगला है बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम निम्न में क्या था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। बिहार विधान परिषद के प्रारंभिक नाम थे लेफ्टिनेंट गवर्नर की। जिला पार्षद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा 50,000 आबादी पर। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव 50,000 की आबादी पर किया जाता है। 50,000 की आबादी पर। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधित मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 ओ में पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन अनुच्छेद 243 ओ है। जिला परिषद की बैठक कितने माह में कम से कम एक बार आयोजित करना अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा आपका 3 माह में।
जिला परिषद की बैठक जो है 3 माह में कम से कम एक बार आयोजित होना अनिवार्य है, 3 माह में एक बार। प्राचीन बिहार में ग्राम सभा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन बिहार में जो ग्राम सभा के मुखिया हैं उन्हें ग्रामणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ग्रामणी। बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह की चट्टान पाई जाती है? तो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। आंसर डी हो जाएगा। बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तरी बिहार के मैदान को कितने नदी बेसिन में विभाजित किया गया? आंसर है 7। उत्तरी बिहार के मैदान को 7 नदी बेसिन में विभाजित किया गया। सकरी नदी जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार है, ये नदी किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? आंसर है नवादा। सकरी नदी जिसका उद्गम हजारीबाग का पठार है, ये नदी नवादा जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है, नवादा से होकर। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है? तो धारवाड़ के अंतर्गत रोहतास नहीं आता है। रोहतास, गया आता है, जमुई, नवादा आता है, रोहतास नहीं आता है। लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है? तो लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाली परियोजना को कहते हैं। 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाली परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो बिहार में पर्वतीय मिट्टी के विस्तार को भामर का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर का क्षेत्र। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील किस नदी से बनी है? कांवर झील। कांवर झील की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक नदी से। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील जो है ये बूढ़ी गंडक नदी से बनी है। किससे? बूढ़ी गंडक नदी से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निम्न में कौन से आचार्य संतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए? तो वो थे रत्नाकर शांति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रत्नाकर शांति आचार्य शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए। मनुची किसके शासनकाल में भारत आया था? मनुची शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। मनुची शाहजहां के शासनकाल में। तैवनिर्रे जो 1665 से 66 में पटना आया था, किस देश का यात्री था? तैवरनियर। तो ये याद रखिएगा, ये यात्री था फ्रांस का तैवरनियर। टैवर्नियर होगा इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे तैवरनियर दिया हुआ है। टैवर्नियर टॉ से उसको बोलते हैं। फ्रांस का था, 1665 से 66 में पटना आया था। थियोडर सुमरीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 1938 में। थियोडर सुरीन की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। सामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है? तो सामा चकेवा जो है ये बिहार राज्य का लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य बिहार का। ये भाई बहन का फेस्टिवल होते हैं। निम्न में कौन मधुबनी चित्रकला का एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? मधुबनी का, तो मधुबनी के प्रसिद्ध चित्रकार थे भारती दयाल। कौन थे? भारती दयाल। बाबा बटेश्वर नाथ किनकी प्रमुख कृति है? बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन की कृति है। किसकी? नागार्जुन की। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक मुंशी प्यारेलाल थे। पटना में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई थी? चरखा संघ की स्थापना 1925 में। बिहार में पक्की सड़क के नेटवर्क को कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? बिहार में पक्की सड़क के नेटवर्क को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, 4। बिहार में पक्की सड़क नेटवर्क को कुल 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है? नाबार्ड जो है वो लघु उद्योग, कृषि विकास और ग्रामीण उद्योग सभी में। नाबार्ड लघु उद्योग, कृषि विकास और ग्रामीण उद्योग में अपनी भूमिका निभाता है। राज्य सहकारी बैंक निम्न में किसके नियंत्रण में संचालित हुआ? आंसर है आरबीआई। राज्य सहकारी बैंक जो है ये आरबीआई के नियंत्रण में संचालित हुआ। बिहार के किस प्रसिद्ध शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? तो कालाशोक के नाम से। बिहार के प्रसिद्ध काकवर्ण के नाम से कालाशोक प्रसिद्ध थे। मगध के किस शासक ने युद्ध में सर्वप्रथम रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो ये थे आपके अजातशत्रु।
मगध के शासक अजातशत्रु जो थे उन्होंने सबसे पहले रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। कौन? अजातशत्रु। छठी ईसा पूर्व में निम्न में कौन भारत के सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? आंसर हो जाएगा मगध। छठी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। कौन था? मगध। निम्न में किस ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों को ब्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है? ब्रात्य तो पंचविश ग्रंथ में बिहार के स्थानीय लोगों को ब्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया? लिच्छवी दोहित कहा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहकर संबोधित किया था। निम्न में कौन बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा? तो बिहार का प्राचीनतम राजवंश नहीं रहा था कलिंग वंश। कौन नहीं था? शिशुनाग था, हर्यक था, मौर्य वंश था, कलिंग नहीं था। प्रसिद्ध पुस्तक नागमत अस्फी की रचना किसने की थी? नगमत अस्फी की रचना किसने की थी? तो राजा शाह ने। किसने? राजा शाह ने। प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर किस पहाड़ी में श्रृंखला में स्थित है? गुप्तेश्वर मंदिर तो ये है कैमूर में। प्रसिद्ध स्थल गुप्तेश्वर मंदिर कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। निम्न में कौन सी नदी मगध और अंग महाजनपद को अलग करती है? तो मगध और अंग महाजनपद को अलग करने वाली नदी चंपा नदी है। कौन है? चंपा। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक शरीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो शरीपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। कहाँ पे? नालंदा में, जो कि बौद्ध दार्शनिक थे। प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्टसारिका प्रज्ञा परमपिता किस युग से संबंधित थे? तो पाल युग से। प्रसिद्ध पांडुलिपि अष्टसारिका प्रज्ञा परमपिता ये जो है पाल युग से संबंधित था। अली मर्दाना खां द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कहाँ की गई थी? अली मर्दाना खां ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी और ये कहाँ की थी? तो ध्यान रखिएगा देवकोट में। कहाँ पे? देवकोट में, ऑप्शन नंबर ए। किसने वर्ष 1629 में पटना में एक मदरसा का निर्माण करवाया? तो 1629 में सैफ खां 1629 में पटना में मदरसा का निर्माण करवाया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किसने किया? स्वराज कथा का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया। बाल मुकुंद वाजपेयी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो बिहार से टोटल 57। 25-26 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग 57 राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से गुजरते हैं। 57। श्रेणीय नाम से किस शासक को जाना जाता है? श्रेणीय नाम से बिंबिसार को जानते हैं। किसको? बिंबिसार को श्रेणीय नाम से जानते हैं। चलिए अब सेट नंबर 2 देखते हैं। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए, इनमें से सभी। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी महेश नारायण, श्री कृष्ण सिंह सहाय और श्री नंद किशोर लाल थे। आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अगर हम बात करें तो 1891 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1891 में, है ना, 1891 में। और 1893 की अगर हम बात करें तो यह उनके लौटने की अवधि है। ये लौटे थे 1893 में, लौटने की अवधि है 1893 में। ओके। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्होंने अलग बिहार राज्य की मांग का समर्थन किया था, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नंद किशोर लाल की बात करें, ये जो नंद किशोर लाल थे इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। और तेज बहादुर सप्रू प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन यह जो थे प्रस्ताव इन्होंने नहीं रखे थे, ये वकील थे।
किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो बिहार स्थापना दिवस की बात करें तो 2011 इसी वर्ष से आधिकारिक रूप से बिहार दिवस मनाना शुरू हो गया था, 2011 से। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई? तो आंसर हो जाएगा आपका 700। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को 700 रुपया राशि प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया गया प्रतिमाह। कितना? 700। ठीक है। अगला है 6ठा नंबर प्रश्न। बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय 3 के निर्धारित समय अवधि क्या है? 7 निश्चय 2 के। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 2021 से 2025। 2021 से 2025 7 निश्चय 3 के निर्धारित समय अवधि है 2021 से 2025। और भविष्य का जो अवधि है वो हो सकता है 2025 से 30, भविष्य में हो सकता है। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन मैन के नाम, तो आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। ये जो थे आईपीएस अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी और रिसर्च एंड एनालिसिस के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं रवि सिन्हा। इन्हें देश में ऑपरेशन मैन के रूप में जाना जाता है, ऑपरेशन मैन के रूप में। और ये बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के? भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी 2030 तक। बिहार सरकार 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा है 2030 तक। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 9। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य जो थे वो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र, कहाँ से? अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में उत्पत्ति और परिस्थिति के आधार पर 9 प्रकार के दासों का जो है 9 प्रकार के दास, जैसे कि उदरदास, कृत, लब्ध, ये आदि हो जाएगा, इनका वर्णन किया है। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की? कर्नाट कुल जो है इसकी उपाधि धारण करने वाले थे वो हो जाएंगे आपके नान्यदेव। कौन हो जाएंगे? नान्यदेव। ये मिथिला का है कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव जो थे, नान्यदेव, उन्होंने कर्नाट कुलभूषण या कर्नाट भूषण की उपाधि धारण की। मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ? पंजी प्रबंधन हरि सिंह देव के समय में। आंसर ए हो जाएगा। बिहार के मिथिला, ध्यान रखिएगा कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। बिहार कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे कौन? हरि सिंह देव। इनके समय में मिथिला में सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रसिद्ध पंजी प्रबंधन प्रणाली का विकास हुआ था। किसका? पंजी प्रबंधन प्रणाली का। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? आंसर है इल्तुतमिश। बिहार में ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो था इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1225 में, कब? 1225 के आसपास बिहार में सैन्य अभियान चलाकर इसने अपने साम्राज्य को अधीन में किया था। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वो बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? आंसर हो जाएगा शेरशाह। प्रसिद्ध इतिहासकार के.आर. कानूनगो, के.आर. कानूनंग शेरशाह सूरी और उसके सासाराम स्थित मकबरे की स्थापित शैली के प्रशासनिक एवं संस्कृति समन्वय को देखते हुए कथन कहा था। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी? तो 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि जहांगीर ने दी थी। किसने? जहांगीर ने दी थी। 1607 में मुगल सम्राट जहांगीर का शासनकाल था और उन्होंने ही बाज बहादुर यानी कि लाला बेग को कुल खान की उपाधि देकर बिहार या बंगाल के अभियान से जोड़ा था। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ध्यान रखिएगा कि जो सिराजुद्दौला शासक था इसने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। अक्टूबर 1756 का स्टोरी है। अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो था उसने अपने चचेरे भाई और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। 1756 में ये युद्ध हुआ था। माझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? माझी व्यवस्था ये संथाल विद्रोह से है। संथाल जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को हम माझी
परगना व्यवस्था भी कहते हैं। संथाल जनजाति के माझी परगना व्यवस्था, जिसका गहरा संबंध 1855 के प्रसिद्ध संथाल विद्रोह से है। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो वो हो जाएगा प्रताप। पीर मोहम्मद मुनीस कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित जो साप्ताहिक पत्र था, जिसका नाम है प्रताप, साप्ताहिक पत्र था प्रताप, इसके चंपारण संपाददाता थे। उन्होंने इसी पत्रिका में दुखी आत्मा जैसे छंदों नामों से किसान के दमन पर कई लेख लिखे हैं। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। खिलाफत दिवस जो कि 1 अगस्त को मनाया जाता है, खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। बिहार के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता शाह मोहम्मद जुबैर, ये बिहार के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। मोहम्मद जुबैर ने 1 अगस्त 1920 को खिलाफत और असहयोग आंदोलन के समर्थन में अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी थी। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा बी 1921 में। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी। याद होगा कि 1920 से 21 के दौरान असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार के डुमरांव सहित विभिन्न क्षेत्र में ताड़ी और शराब की दुकान पर व्यापक रूप से नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1932 में बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 1932 में बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि पटना में है, वहां पे हुआ था। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1932 में जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में अस्पृश्यता निवारण को लेकर बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? जो अपना बिहार था इसको ग्रुप ए में रखा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रांत को 3 समूह में बांटा गया था। कितने? 3 समूह में बांटा गया था। हिंदू बहुल प्रांत जैसे बिहार, यूपी, उड़ीसा आदि को एक ग्रुप में रखा गया था, हिंदू बहुल समाज को। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य शामिल थे। कितना? 36 थे। भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में बिहार प्रांत से 36 सदस्य को चुना गया था। निम्न में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध नैतिक कहानी की पुस्तक है। पुरुष परीक्षा मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पुरुष परीक्षा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उपमुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपमुखिया जो है वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार मुखिया या उपमुखिया स्वहस्तलिखित मतलब अपने हाथ से लिख के अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिसको आप बोलते हैं डीपीआरओ को संबोधित करेगा। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? रोहतास को अपनी राजधानी मान सिंह ने बनाया था। बिहार के मुगल शासक मान सिंह जो थे उन्होंने अपना राजधानी रोहतास बनाया था। राजा मान सिंह को जब अकबर ने बिहार सूबेदार, जिसको बोलते हैं प्रांतपति, नियुक्त किया तब उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से रोहतास को अपनी राजधानी बना लिया और राजा मान सिंह को अकबर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अकबर। बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपका जेम्स अलेक्जेंडर। औपनिवेशिक काल के दौरान 1770 में पटना में स्थापित बिहार राजस्व परिषद, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, के प्रथम अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरिया खानोहानी को। जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करने के बाद दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने दरिया खानोहानी को बिहार का मुख्य सूबेदार जो है वो नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया? तो बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब हुआ था? 1942 की घटना है।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के स्वतंत्रता सेनानी ने रेल पटरी को उखाड़कर और ट्रेनों पर कब्जा कर उन्हें स्वराज ट्रेन के रूप में चलाया था। 1942 में शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के जो है वो आपका गया, जहानाबाद और रोहतास सभी जिले में है। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र जैसे गया हो गया, नवादा, जमुई, बांका भी हो गया, इस सभी में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसा शुष्क पर्णपाती? बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में बरेला पक्षी जो अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो ये हो जाएगा वैशाली में। बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य है वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में है, ध्यान रखिएगा। और अगर भीम बांध पूछे, भीम बांध आपका मुंगेर में हो जाएगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में है, जो कि गर्म पानी के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो आंसर हो जाएगा कि बिहार के जो बक्सर पक्षी अभयारण्य में, बिहार के बक्सर पक्षी बिहार में सर्दी के मौसम में मुख्य रूप से लालसर यानी कि रेड क्रेस्टेड पोचार्ड नामक जो विदेशी पक्षी हैं उनका प्रवास होता है। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो जोन 5 में। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को जोन 5 में रखा गया है। उत्तरी बिहार का जिला नेपाल सीमा के पास अत्यधिक संवेदनशील और टेक्टोनिक प्लेट क्षेत्र में होने के कारण सबसे खतरनाक भूकंपीय जोन 5 में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेपाल सीमा के पास जो कि अत्यधिक संवेदनशील है उत्तरी बिहार। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तसर रेशम का, तो बिहार का सहरसा जिला है, सहरसा नहीं है सॉरी, बिहार में रेशम उत्पादन के लिए अलग अलग केंद्र है, जिसमें सहरसा क्षेत्र शहतूत रेशम के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है, शहतूत रेशम के लिए। और यहाँ से पूछा है कि तसर रेशम की अगर हम बात करें तो तसर के लिए आपका हो जाएगा भागलपुर, तसर रेशम के लिए भागलपुर हो जाएगा, है ना। प्रश्न पूछा है कि बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक है? तो भागलपुर में सबसे ज्यादा है। और अगर आपसे पूछता कि बिहार के किस जिले में शहतूत रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा है, तो वो सहरसा में हो जाता, शहतूत सहरसा। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? कोसी परियोजना की नहरें जो है ये निकलती है, आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हनुमान नगर के निकट से। कहाँ से? हनुमान नगर के निकट से बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है। कहाँ से? हनुमान नगर के निकट से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में किस शासक से संबंधित है? द्विभाषी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बाबर से। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख बाबर शासक से संबंधित है। किससे? बाबर से। अगला देखते हैं। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की घनपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए आप 7। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की घनपूर्ति की संख्या 7 होनी चाहिए। कहा कितना? बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम कचहरी में किसी भी अपील की सुनवाई के लिए कम से कम 7 पंचों, यानी जिसको कोरम बोलते हैं, पंच को कोरम बोलते हैं, उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बिहार के दक्षिणी सीमांत जिलों में जो छोटा नागपुर पठार से सटे हैं वहां पहाड़ी पर लेटेराइट मिट्टी की अधिकता होती है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। तो मध्यकाल में जो बिहार शरीफ था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ओके, अगला सवाल है 39 नंबर। अगर प्रश्न पूछता विक्रमशिला क्यों प्रसिद्ध था, बताइए विक्रमशिला क्यों प्रसिद्ध था मध्यकाल में? तो बौद्ध प्रशासन के केंद्र के रूप में। अगला है बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है 1987 में। 1987 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और इसे आधिकारिक रूप से जो है उद्योग का दर्जा मिल चुका है। इससे क्या होगा कि बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया है।
निम्न में किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जानते हैं? फिरंगी संगीत के रचयिता के रूप में अगर जाना जाते हैं तो वो है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इससे प्रश्न एक और पूछ सकता है कि मिथिलांचल संगीत के रचयिता कौन है? तो वो महाकवि विद्यापति हो जाएंगे, मिथिलांचल के महाकवि विद्यापति। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुई थी? 2022 में हुआ था बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन की शुरुआत 2020 में हुई थी। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति ऑक्सीजन का 2021 में हुआ था, 2021 में। और कृषि रोड मैप की शुरुआत ये हुआ था 2008 में हुआ था। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि संबंधी प्रज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 42 का ए, कारागार। हो जाएगा कारागार, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। निम्न में कौन बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है वो हो जाएगा, देखेंगे तो सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये तो शामिल है। सुलभ संपर्कता शामिल है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव शामिल है, बाल विकास राज्य विकास ये नहीं है। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 25 में युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण, सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य शामिल है। इसमें बाल विकास, राज्य का विकास अलग से कोई घटक नहीं है। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? 5.0 का संबंध वृक्षारोपण से है। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध वृक्षारोपण से है। पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पौधे लगाने हेतु मिशन 5.0 की शुरुआत हुई। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वाल्मीकि रामायण में मलद और करुष, मलद और करुणा या करुष जो भी बोल सकते हैं। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वाल्मीकि रामायण में के अनुसार प्राचीन काल में बक्सर और उसके आसपास के क्षेत्र को मलद और करुष नाम से जाना जाता था, जहां तारका राक्षसी का जो है वो वध हुआ था, तारका राक्षसी का। निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाली नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोहतास। रोहतास जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाली नहीं है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरहा को दून घाटी के नाम से जानते हैं। बिहार के उत्तरी पश्चिमी स्थित हरहा नदी घाटी को दून घाटी के नाम से जानते हैं। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? तो दोआब का सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले हो जाएगा घाघरा गंडक दोआब, उसके बाद गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। आंसर आपका ए हो जाएगा। पहले घाघरा गंडक और कोसी, घाघरा गंडक और कोसी, ये याद रखिएगा। आपका उत्तरी मैदान भाग का पश्चिम से पूरब का बढ़ते क्रम है। ओके। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु नदी किन नदियों के संगम के रूप में है? फल्गु नदी, फल्गु नदी जो है मोहाना और लीलाजन नदी का संगम है, मोहाना और लीलाजन नदी का संगम है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर कि बिहार के किस जिले में पिटममोंट स्पैम मिट्टी पाई जाती है? पिटममोंट स्पैम मिट्टी पाई जाती है, तो यह पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पिटममोंट स्पैम मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर आपका 3। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जो की थी वो जनकधारी किए थे। कौन किए थे? जनकधारी किए थे। ऑप्शन नंबर ए। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किए थे जनकधारी प्रसाद, है ना। महात्मा गांधी के सहयोगी जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की जो है शाखा स्थापित की थी और वो 1920 में इसके सचिव भी रहे थे। कब? 1920 में। और ये महात्मा गांधी के सहयोगी थे। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? तो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत जो थे वो सफरुद्दीन याहिया मनेरी थे, है ना। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका डी, सफरुद्दीन याहिया मनेरी थे। और याद रखिएगा कि मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी बिहार के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सूफी संत थे, सबसे प्रभावशाली, जो सूफियों के फिरदौसी सिलसिले से जुड़े थे, जो सूफियों के फिरदौसी सिलसिले से जुड़े थे। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है?
बिहार में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो किस कारण से होती है, तो वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात से होती है। ध्यान रखिएगा कि बिहार में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवाती से होती है। जाड़ों मतलब शीतकाल में बिहार और उत्तरी पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ, जिसको चक्रवात बोलते हैं, उसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ था। बिहार में खेल गतिविधि को बढ़ावा देने और सुव्यवस्थित करने के लिए 31 जुलाई 1986 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया गया। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा की अगर हम बात करें तो है, तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है वो हो जाएगा आपका, कौन सी भाषा हो जाएगी, तो प्राकृत भाषा हो जाएगा। कौन सा, प्राकृत भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। और ब्राह्मी लिपि भी उत्कीर्ण है, ब्राह्मी में भी है, जिससे वो आम जनता को आसानी से समझ सके। वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था। वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल से बिहार को अलग कर एक नया प्रांत बनाने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया था। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था। मुगल काल में बिहार आने वाला वो था आपका मुल्ला तकिया। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया था। मुल्ला तकिया इसका नाम था। अकबर के शासनकाल में जौनपुर से बंगाल जाते समय मुल्ला तकिया मुख्य रूप से बिहार आने वाले पहले विदेशी और गैर स्थानीय मुस्लिम यात्री थे, जिन्होंने बिहार के मुख्य नगर का वर्णन किया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था, तो आर्यों का आगमन बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्य का आगमन संभवतः जो हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। है ना, उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार बिहार जो उसकी विदेह कहलाता था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्य का आगमन जो है उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी। फुलेना प्रसाद की, तो आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से हुई थी। ये हुआ था सिवान में। कहाँ हुआ था, सिवान में हुआ था। 16 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1942 को सिवान पुलिस थाने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में पुलिस की बर्बर गोलीबारी के कारण स्वतंत्रता सेनानी फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया। तो जो बिहार नहीं आया वो फ्रैंकोइस बार्नियर था, जो बिहार नहीं आया, है ना। पीटर मुंडी, जॉन मार्शल, मैनरिक ने बिहार की यात्रा की थी, जबकि फ्रैंकोइस बार्नियर ने बिहार की यात्रा नहीं की। 11 नंबर है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है। भीम बांध, तो ये जो है मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य जो है ये शुष्क पतझर वन है। कैसा है, शुष्क पतझर वन है। ऑप्शन नंबर बी। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि शुष्क पतझर वन से आच्छादित है। 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था आपका पुरुलिया। पुरुलिया किया गया था। बिहार सहित 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बिहार के पुरुलिया जिले के कुछ हिस्से को पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो आर्य के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज और उसके उपयोग से घने जंगल को साफ करने में मदद मिली, जिसने आर्य के पूर्व की ओर से विस्तार को सुगम बनाया। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। तो बिहार के राजगीर परगना के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने 1857 के आंदोलन के दौरान स्वयं को राजा घोषित किया था, वो था हैदर अली खां।
हैदर अली खां थे। 1857 की क्रांति के दौरान राजगीर परगना के स्थानीय नेता हैदर अली खान ने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कथन सही है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 इसमें दिया है कि इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन हुआ। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली सेवासर 2007 गलत है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 गलत है। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठक के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ये आंसर जो है आपका सही है। डी, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठक के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, है ना। और इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा है वो किन्हीं 2 लगातार बैठक के बीच अधिकतम 3 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को भांबर का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भांबर का क्षेत्र कहते हैं। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी चंपारण में हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाली पर्वत पदीय मिट्टी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी की शुरुआत 12वीं शताब्दी का अंत और 13वीं की शुरुआत में इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की नींव रखी थी। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयास से। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयास से दूसरा अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिएगा कि बाबू दीप नारायण बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ था। 1909 में कहाँ हुआ था? भागलपुर में। इसमें बाबू दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयास से संपन्न हुआ था। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत की सक्रिय भागीदारी और नेताओं के अनुशासन की सराहना करते हुए ये कथन कहा, ठीक है, क्या कहा था? कि यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो विदेह था। विदेह, ध्यान रखिएगा कि उपनिषद काल में विदेह के राजा जनक अपनी वेद्यता और दार्शनिक सभा के लिए प्रसिद्ध थे, जो ज्ञान का मुख्य केंद्र था विदेह। बिहार का गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो बिहार में गढ़वाल के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। कहाँ से? मनेर ताम्रपत्र से। मनेर से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख से बिहार में गढ़वाल राजवंश के शासन और उनके द्वारा लगाए गए तुरुस्क दंड जो है, उस तुरुस्क दंड नामक कर का विवरण भी मिलता है। एक कर था जिसका नाम था तुरुस्क दंड, इसका भी विवरण मिलता है। कुंवर सिंह 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार जो है स्थापित किया था? कुंवर सिंह की अगर हम बात करें तो कुंवर सिंह जो है वो आजमगढ़ में, कहाँ पे? आजमगढ़ में। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ जिले पर अधिकार स्थापित किया था, आजमगढ़ पे, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान बाबू कुंवर सिंह ने अपनी छापामार युद्ध नीति से ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। छापामार युद्ध नीति से 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ जो कि यूपी में है उस पर अधिकार कर लिया था। बिहार में एस्बेस्टस जो कि एक चमकीला और रेशेदार खनिज है, एस्बेस्टस, है ना, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में। बिहार में एस्बेस्टस जो है ये मुंगेर में पाया जाता है। बिहार के मुंगेर जिले में सीमित मात्रा में एस्बेस्टस के भंडार पाए जाते हैं। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? रोहतास को अपनी राजधानी? राजा मानसिंह मुगल शासक थे, उन्होंने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर जो है स्थित है? नेपाली मंदिर ऐतिहासिक है और ये स्थित है बिहार में। कहाँ पे? तो ये है आपका हाजीपुर में। बिहार के हाजीपुर पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? पिछले सेट के प्रश्न में हम देखे थे कि बिहार को भूकंप जोन जो है
वो टोटल 3 में विभाजित किया गया है, जोन में बांटा गया है। बिहार राज्य में मुख्य रूप से 3 भूकंपीय क्षेत्र हैं। जोन 3 मध्यम जोन है, जोन 4 उच्च है और जोन 5 अत्यधिक उच्च जोखिम के अंतर्गत आता है। जोन 5 जो कि अपना जो इधर का उत्तरी बिहार का क्षेत्र है वो जोन 5 में ही आता है, जो नेपाल से सटा हुआ है। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? कर्नाट वंश का उदय रामपाल के समय। ध्यान रखिएगा, जो पाल शासक थे रामपाल के शासनकाल में अंतिम समय में 1097 में नानादेव ने मिथिला क्षेत्र में स्वतंत्र कर्नाट वंश की स्थापना की थी। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा बिहार को। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने 1991 में कानून बनाकर राज्य अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा दिया। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना पटना एवं औरंगाबाद में है। पटना एवं औरंगाबाद में स्थित है। बिहार में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण इकाई और वनस्पति, जिसको आप डालडा बोलते थे, डालडा घी बनाने के कारखाने मुख्य रूप से पटना और औरंगाबाद में हैं। प्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा अकबर। कौन था? अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने 1576 ईस्वी में दाऊद खान करानी को हराकर, किसको? दाऊद खां को हराकर बिहार को औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का एक प्रांत यानी सूबा बनाया था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में नुहानी कबीले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी के काल में बिहार में दरिया खान नुहानी और उसके बाद बहार खान नुहानी जो था उसने बिहार में स्वतंत्र अफगान सत्ता की नींव को मजबूत किया था। और तो नुहानी कबीले जो था वो आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया? तो बिहार में साइमन कमीशन ये आया कब था? तो आया था 1927 में, ठीक है। और इसका बहिष्कार कर दिया गया था। इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था, इसमें भारतीय कोई भी नहीं था इसलिए। तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार निर्णय जो है नेतृत्व में लिया गया था। इसकी अगर हम बात करें तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो करमनासा, गंडक, घाघरा। ऑप्शन नंबर सी, करमनासा, गंडक और घाघरा। करमनासा, गंडक, घाघरा नदी बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा बनाती है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखेंगे कि ये जो गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद से, कहाँ से? शाहाबाद से प्राप्त हुई है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस, खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो खुदीराम बोस के जो वकील थे वो कालिदास बसु थे। कौन थे? कालिदास बसु। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। इससे गरीबी उन्मूलन से। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो नित्यानंद कानूनंगे। नित्यानंद कानूनंगे। बिहार राज्य में नित्यानंद कानूनंगे राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था इब्राहिम शाह सरकी। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 411 मीटर है। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की लंबाई 411 मीटर है। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकार में विभाजित किया था? आंसर है 47। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया था। निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त वासुदेव सोहनी यानी कि श्रीधर वासुदेव सोहनी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। अगला है कि बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहला जिला स्कूल ये खोला गया था आपका पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि BIADA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में।
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिहार विधान परिषद की प्रथम जो बैठक हुई थी ये 20 जनवरी 1913 को हुई थी। 20 जनवरी 1913 को। घाघरा, जिसका नाम सरयू था पहले, घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो घाघरा या सरयू नदी बिहार में जो गंगा में मिलती है कहाँ पे? तो रिविलगंज में। कहाँ पे? रिविलगंज में। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? फल अनुसंधान भागलपुर में है। कहाँ पे? भागलपुर में। बिहार में पहली बार पक्षी की गिनती कब की गई थी? तो पक्षी की गिनती फरवरी 2022 में हुई थी। निम्न में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? जगतपुर झील भागलपुर, गलत है। सुमेलित नहीं है ये पूछा है, सही है। मत्स्यगंधा झील सहरसा, सही है। अजय झील रोहतास, ये सही नहीं है। तो पूछा है कि सुमेलित नहीं है तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है। अजय झील जो है इसका मुख्य रूप से संबंध जमुई और देवघर के क्षेत्र से है, ना कि रोहतास से। खड़गपुर झील मुंगेर हो जाएगा। तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा कहाँ से है। इसका संबंध हो जाएगा आपका जमुई और देवघर का क्षेत्र से। चलिए अब अगला देखते हैं, सेट नंबर 4। बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये दक्षिणी भाग से, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र, जैसे कि मुंगेर हो गया, ध्यान रखिएगा, मुंगेर हो गया, उसके बाद नालंदा हो गया, है ना, नालंदा, ये सभी जगहों से जो है आपका सबसे पहले पुरापाषाण कालीन औजार यानी पत्थर के कुल्हाड़ी और औजार प्राप्त हुए हैं बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो बिहार को जानने के लिए अथर्ववेद है, अथर्ववेद, है ना। बिहार क्षेत्र सबसे प्राचीनतम साहित्यिक उल्लेख अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में मिलता है, जहाँ इस क्षेत्र के लोगों को ब्रात्य कहा जाता था। क्या कहते थे? इस क्षेत्र के लोगों को ब्रात्य कहते थे। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार मगध की राजधानी को बनाया था गिरिब्रज। कहाँ बनाया था? गिरिब्रज। गिरिब्रज आंसर आपका 1 हो जाएगा। मगध के प्रतापी राजा बिंबिसार ने अपनी पहली राजधानी पहाड़ी से घिरे गिरिब्रज, जिसे वर्तमान में राजगीर या राजगृह कहा जाता है, वहाँ पे बनाया था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियाँ का सहयोग प्राप्त था? तो मौर्यकालीन की अगर हम बात करें तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। कितना? 6 समितियों का। जो मेगास्थनीज की पुस्तक है, मेगास्थनीज की याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, क्या नाम है इसका? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका नाम है। इसके अनुसार मौर्य काल में नगर का प्रशासन 6 समिति द्वारा चलाया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, कुल 30 सदस्य थे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान रखिएगा कि मोगलीपुत्र जो था, मोगलीपुत्र, उसकी अध्यक्षता में किया गया था। मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में है। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह बड़ी दरगाह है, जो कि नालंदा बिहार शरीफ में है। नालंदा बिहार शरीफ में है, ध्यान रखिएगा। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में ही थी। तुगलक काल के समय कहाँ थी? बिहार शरीफ में थी, और विशेष कर गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो याद रखिएगा बिहार शरीफ। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिथिला के कर्नाटक वंश के शासक की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश की जो मिथिला के कर्नाट वंश शासक की जो राजधानी थी, ये थी आपका सिमरावगढ़। कहाँ पे? सिमरावगढ़ में थी। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव। और इस वंश की राजधानी सिमरावगढ़, जो कि वर्तमान भारत में नेपाल सीमा के पास है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, तो वो था आपका दरिया खान नुहानी। कौन था? दरिया खान नुहानी। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी की नीतियों से असंतुष्ट होकर बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने विद्रोह कर खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्कों किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो भोजपुर से प्राप्त हुए हैं।
ध्यान रखिएगा कि बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र से खिलजी कालीन कुछ महत्वपूर्ण सिक्के बरामद हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो आपका इसमें से है शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, फर्रुखसियार। तो उपयुक्त में एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्रुखसियार जो था वो मुगल सम्राट फर्रुखसियार मुगल सम्राट 1713 ईस्वी में, और इसके बाद शाह आलम द्वितीय जो है, दोनों का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, है ना, दोनों का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें शाह आलम द्वितीय मौजूद है, इसीलिए हम दोनों लिखेंगे, और फर्रुखसियार नहीं। पर एक से अधिक ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, इसलिए आप एक से अधिक आंसर कर सकते हैं, है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा माना यहाँ पे अगर सटीक आंसर, वैसे तो पहले फर्रुखसियार ही था, लेकिन ऑप्शन में शाह आलम भी है तो वो भी था, इसलिए, और उपयुक्त ऑप्शन भी आपका ऐसा है कि उपयुक्त में दोनों, तो यहाँ पे दोनों कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपका इस बुक के अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो सिर्फ फर्रुखसियार ही दिया हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मानिएगा, मेरे अकॉर्डिंग क्या, इस बुक के अकॉर्डिंग तो एक ही आंसर है फर्रुखसियार। लेकिन अगर आप जाते हैं थोड़ा सा डीपली, तो बिहार में मुगल सम्राट फर्रुखसियार 1713, उसके बाद शाह आलम द्वितीय भी था, है ना, तो दोनों हो जाएगा, दोनों का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। लेकिन आप यहाँ पे क्या कहें हम, अगर ऐसा ऑप्शन रहे तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग आंसर आपका फर्रुखसियार दिया हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान। तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसने गयासुद्दीन ऐबज के खिलाफ बिहार और बंगाल में सफल सैनिक अभियान चलाया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मुंगेर को राजधानी बनाया था वो था मीर कासिम। अंग्रेज के हस्तक्षेप से बचने के लिए नवाब मीर कासिम जो था, इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया, मुर्शिदाबाद से हटाकर। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जो राजनेता का योगदान रहा वो सैयदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सैयदानंद सिन्हा थे। सैयदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों थे, लेकिन उसमें महेश नारायण ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ सैयदानंद सिन्हा हो जाएगा। सैयदानंद सिन्हा और महेश नारायण बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नया राज्य बनाने के आंदोलन को जो है जोड़ दिया था, उसका नेतृत्व किया था, जो भी बोल सकते हैं आप। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कृष्ण सिंह थे। दूसरे पूछे दूसरा कौन थे? तो दूसरा थे अनुग्रह नारायण सिंह, सेकंड थे। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय भवन पर तिरंगा फहराने के प्रयास में सात स्टूडेंट थे वो शहीद हुए थे। कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को पटना में। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिहार में 1857 के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो नोनिया की अगर हम बात करें तो सारण हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा और पूर्णिया हो जाएगा, चंपारण नहीं होगा। नोनिया विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1770 से लेके 1800। 1770 से लेके 1800 की बात अगर हम करें तो सोरा उत्पादन से जुड़ा था। किससे? सोरा से, जिससे कि मुख्य रूप से सारण, वैशाली, पूर्णिया ये सभी प्रभावित हुए थे। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। आप पूछेंगे कि कौन कौन, तो असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 से 22 के समय बिहार के शाहाबाद, पटना, गया और मुजफ्फरपुर, है ना, शाहाबाद, पटना, गया और एक और याद रखिएगा कौन? मुजफ्फरपुर। तो ये वो सभी जगह था जहाँ पे कई जिलों में नशाबंदी आंदोलन काफ़ी रूप से फैला था। अगला सवाल है 20 नंबर। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वो दिया था, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उपयुक्त में एक से अधिक।
कौन कौन? तो बिहार में किसान चेतना जगाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा हो जाएंगे, और राहुल सकृत्यानंद। इन सभी नेताओं ने अतुलनीय योगदान रखा था। आंसर डी हो जाएगा। बिहार में, ठीक है, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना की अगर हम बात करें तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुई थी। 27 नवंबर 1921 को कौमी सहायक दल की स्थापना हुई थी। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 27 नवंबर 1921 को। याद होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने और खादी के प्रचार प्रसार के लिए 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो ये पटना भागलपुर। कहाँ पे? पटना भागलपुर था, ऑप्शन नंबर सी। मध्यकाल में गंगा नदी के तट पर स्थित के होने के कारण पटना और भागलपुर व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। यहाँ से सूती वस्त्र, अनाज और सोरा एशिया यूरोप को जो है भेजा जाता था। एशिया और यूरोप को क्या क्या? तो सूती वस्त्र, अनाज और सोरा। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। बिहार आने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे और वो जलमार्ग जो कि हुगली नदी से होते हुए गंगा के रास्ते आए थे और पटना आए थे। कहाँ? पटना। और वो मुख्य रूप से मसाले और चीनी मिट्टी के जो बर्तन हुआ करता है, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और यहाँ से सूती कपड़ा ये ले जाते थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वो मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक। 16 दिसंबर, याद रखिएगा कि 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में, कहाँ पे? बांकीपुर पटना में एक सभा में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक को बनाया गया था। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में। अगला सवाल है देशेर कथा मतलब देश की बात। देशेर कथा मतलब देश की बात के लेखक कौन थे? तो देशेर कथा के लेखक सखाराम गणेश देउस्कर हैं। ऑप्शन नंबर सी, सखाराम गणेश देउस्कर हैं। और ये जो है क्रांतिकारी बंगला पुस्तक के थे, जो कि 1904 में, कब दोस्तों? 1904 में छपी थी। और इसमें ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक शोषण था उसकी कहानी को आसान भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक सखाराम गणेश देउस्कर थे। बाद में अंग्रेज जो था इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया और इसी के याद में हर साल हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो की जाती है? तो संविधान का अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 164 याद रखिएगा। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य का संवैधानिक यानी नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है, एक्चुअल हेड, वो मुख्यमंत्री होता है, जो कि मंत्री परिषद की मदद से सरकार चलाता है। पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पंचायती राज संस्थान में महिला को 50% आरक्षण देने वाला भारत का अपना पहला राज्य अपना बिहार है। बिहार। याद होगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है स्थानीय निकाय मतलब पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया और अपना बिहार पहला ऐसा राज्य है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटें की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीट की जो संख्या है वो 203 है। कितना? 203 है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है। कुल 243 सीट हैं। इनमें से जो एससी हैं, एससी के लिए 38 सीट हैं। एससी के लिए 38 सीट हैं और एसटी के लिए कितना सीट है? याद रखिएगा 2 सीटें आरक्षित हैं। बची हुई 203 सीट जो है वो जनरल के लिए मतलब अनारक्षित के लिए है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951 के अंत से
शुरू होकर 1952 की शुरुआत तक चला था और इसी के साथ बिहार विधानसभा के लिए भी पहली बार चुनाव 1952 में ही संपन्न हुआ था। अब आगे देखिएगा, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तर में, जो कि नेपाल के सीमा के पास स्थित है। और ये जो है शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। किसका? शिवालिक का। और इसे बिहार की सबसे ऊंची चोटी, जो लगभग 879 मीटर ऊंचाई है, 879। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, यानी सेवानिवृत्त होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष के लिए। आर्टिकल आपका 172 का फर्स्ट के अनुसार जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल, तो देश में राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 है ना। 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, जो संसद कानून बनाकर विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 से 69 के बीच में, याद रखिएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन। और ये 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक लागू रहा था। 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। और उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री कौन थे? वो भोला पासवान शास्त्री थे। राज्यपाल नित्यानंद कानूनंगे थे। दोनों सभी प्रश्न इसमें से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रम क्या है? तो इसका याद रखिएगा 88.7% और 11.3%, बी आंसर। बिहार की ग्रामीण 88.7 और शहरी जनसंख्या 11.3% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यूपी जो है वो तीसरे स्थान पे है और दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। यूपी आपका फर्स्ट है, यूपी फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकेंड है, महाराष्ट्र सेकेंड हो जाएगा और थर्ड आपका अपना बिहार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे यूपी, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में 14 जून। कब? 14 जून 1978 को मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बाद पटना में शुरू हुआ था। बिहार की प्रथम चीनी मिल मठौरा, जो कि सारण में है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार की प्रथम चीनी मिल 1904 में। कब? 1904 में। आधुनिक तकनीक पर आधारित बिहार की पहली सफल चीनी मिल की स्थापना 1904 में सारण जिले के मठौरा में डच और अंग्रेज के प्रयास से हुआ था। डच और अंग्रेज के प्रयास से। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 40 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। कैसे? देखिए, बिहार के 7 जिला जो है वो नेपाल से सीमा साझा करता है। कितना? 7 जिला। ठीक है, ये 7 जिला कौन कौन है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले याद रखिएगा 7 जिला में सबसे पहले आप पश्चिमी चंपारण को याद रखिए। पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण याद रखिए, ठीक है। तीसरा आ जाइएगा तो ये आपका हो जाएगा सीतामढ़ी हो जाएगा। चौथा मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी। 5वां आपका हो जाएगा मधुबनी के बाद सुपौल हो जाएगा। सुपौल के बाद देखिएगा तो सुपौल के बाद आपका अररिया हो जाएगा, अररिया। फिर हो जाएगा आपका किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। तो ये 7 जिला जो है ये 7 जिला जो है आपका सीमा साझा करता है नेपाल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 जिला। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कहा गया है कि उपयुक्त में 1 से अधिक आंसर नहीं करता है, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में शिवहर, जो कि सीतामढ़ी के अंदर घिरा है, और पूर्णिया, जो कि पश्चिम बंगाल के तरफ है, तो दोनों ही नेपाल से सीमा नहीं बनाते हैं। तो शिवहर और पूर्णिया आंसर नहीं होगा।
कौन कौन होगा? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूरब में पाया जाता है। दक्षिण पूरब में, दक्षिण पूरब मतलब मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर सभी पहाड़ी क्षेत्र है। इस सभी में धारवाड़ क्रम की प्राचीनतम चट्टान पाई जाती है। जबकि दक्षिणी पश्चिमी में विध्न चट्टान यानी रोहतास और कैमूर में पाई जाती है विध्न चट्टान। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में किस नाम से जाना जाता है? गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। नई जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। नई जलोढ़ को, पुरानी को बांगर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई वो 53 मीटर है। कितना? 53 मीटर है। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 173 फीट यानी 53 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में समानतः किस प्रकार की है? तो अपने बिहार की जो आकृति है वो आयतकार है। बिहार का भौगोलिक मानचित्र देखने पर आपको आकृति जो दिखाई देगा वो रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? उत्तरी बिहार की जलवायु, उत्तरी बिहार की जलवायु CWG है। CWG। प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG है, यानी कि शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का, शुष्क शीत ऋतु वाला। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का अधिकांश भाग जो है वो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी से, यहाँ पे लगभग 90% से अधिक भाग जलोढ़ या कछारी से ढका है, जो नदी द्वारा लाई जाई गाद से बनी हुई है। बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के 7 प्रमंडल से। 7 प्रमंडल कौन कौन? सारण, याद रखिएगा, सारण, तिरहुत, उसके बाद पटना, दरभंगा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद याद रखिएगा कोसी और एक भागलपुर। ये 7 प्रमंडल है, इससे होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। सारण, तिरहुत, पटना, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, भागलपुर से। अगला है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोलत बिहार के नवादा में है। नवादा में है। प्रसिद्ध और सुंदर ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में है। निम्न में कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में लक्ष्मण कुंड नहीं है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर जिले में है। कहाँ पे है? मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड। मखदूम, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड ये सभी आपका राजगीर में है। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहते हैं? तो बेगूसराय को। बिहार के बेगूसराय जिले में मक्का का जो उत्पादकता और उत्पादन बहुत अधिक होने के कारण इसे मक्का का घर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 5, जो कि आज का हमारा लास्ट सेट होगा। जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं कि 5 सेट करेंगे एक दिन में, यानी डेली करेंगे 5-5 सेट, तो 12 25 60 12 दिन में कंप्लीट। ठीक है, और इसी के साथ आपका और भी वीडियो साथ में लेके चलना है, इसीलिए हम कम इसे कर रहे हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी जो अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। शाह आलम द्वितीय। 1765 का टाइम था। 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत, किसके? इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिया। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने 1857 के क्रांति के दौरान दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंट में के भारतीय सैनिक ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। 25 जुलाई 1857 को। अगला है कि बिहार के किस जेल के कैदी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो सारण जिले के। संबनीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। संबनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान सारण, जो कि छपरा, यहाँ के जेल के कैदी जो था उसने स्वदेशी कपड़े की मांग को लेकर विदेशी कपड़े को पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल किया था। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो 1935 में मोहम्मद यूनिस
1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव के बाद मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जिसे अब मुख्यमंत्री कहा जाता था वो बने थे। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव थे। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी, और जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। सचिव थे जयप्रकाश नारायण, सचिव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था वो था बिहार बंधु। बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, और ये जो है 1872 में शुरू हुआ, लेकिन 74 से इसका नियमित प्रकाशन शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था, जिसने विद्रोह को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए थे। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण से। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह अप्रैल 1917 में जो है चंपारण जिले से नील की खेती को लेकर किसान का समर्थन किया था। तिनकठिया विद्रोह के खिलाफ, याद होगा। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की थी। आर.एन. मधोलकर 1912 में, और ये 27वां अधिवेशन था। कैमा 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर यानी कि आर.एन. मधोलकर ने की थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो सर अली इमाम किया था। सर अली इमाम, याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी सम्मेलन में बिहार को एक अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव पहली बार सबके सम्मति से पारित हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस सेन वंशीय शासक के शासनकाल में हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है वो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में हुआ था। लक्ष्मण सेन के शासनकाल में 12वीं सदी का अंत था और 13वीं की शुरुआत थी, यानी आप कह सकते हैं 1198 से लेके 1202 के बीच जब कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इफ्तियार-उद-दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया, तब बंगाल में सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन का शासन था, और खिलजी के डर से जो लक्ष्मण सेन थे वो अपनी राजधानी नदिया छोड़कर भाग गए थे। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार और बंगाल का अभियान चलाया था। 1225 में उसने बंगाल के शासक हिसामुद्दीन एवज खिलजी को पराजित किया, और एवज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार किया और हर्जाना दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त किया। किसको? मलिक जानी को। तो पूछा है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो हिसामुद्दीन एवज को। ऑप्शन नंबर आपका बी ए हो जाएगा आंसर। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो था वो दाऊद खां था। बिहार का अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक दाऊद खां करानी था। इसका पूरा नाम है दाऊद खां करानी। मुगल सम्राट अकबर ने 1574 से लेके 1576 के दौरान बिहार पर आक्रमण किया, और 1576 ईस्वी में राजमहल के युद्ध में अकबर की सेना ने दाऊद खां करानी को हराकर मार दिया और बिहार को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे या सरकार में विभक्त था? आईने अकबरी के अनुसार बिहार 7 सूबों में विभाजित था, 7 सरकार में, और इन सरकारों में बिहार यानी पटना, मुंगेर, चंपारण, तिरहुत, हाजीपुर और रोहतास शामिल था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। 6 फरवरी 1921 को किसने? महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा। अच्छा, प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके प्रथम जो चांसलर थे वो कौन थे, यानी कुलाधिपति कौन थे? तो कुलपति तो थे ब्रजकिशोर प्रसाद और कुलाधिपति थे मजरूल हक। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है?
तो बिहार के विदेह राज्य में आर्य का आगमन और निवास का साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण से। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विदेह माधव की कथा मिलती है, जो अपने पुरोहित गौतम रहुगन के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा, जो कि गंडक का आधुनिक नाम था सदानीरा के तट पर पहुंचते हैं। और ये कथा बिहार का मिथिला, जो कि विदेह क्षेत्र है, उसमें आर्य के भौगोलिक विस्तार और उसके आगमन का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण है। अगला है, भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो 3 बिहार में हैं। 3 हैं। बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, इसके अनुसार प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कितना? 16, जिसमें 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में आता है। एक आता है आपका मगध, दूसरा आता है अंग जो कि भागलपुर का क्षेत्र है, और तीसरा आता है वज्जी, याद रखिएगा, ठीक है, वज्जी। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के समय हुआ था, जो कि हर्ष वंश का संस्थापक था बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व उसके समय में उसने अपने वैवाहिक संबंध 3 शादी किया था, कौशला, वैशाली और मद्र राजवंशों से, और कुशल कूटनीति और युद्ध नीति के माध्यम से मगध का ये विस्तार भी किया था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल में मुद्रा को जो है पन कहते थे। क्या कहते थे? पन। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा पन कहलाती थी, जो कि चांदी से बनती थी, और यह एक आहत सिक्का था। क्या था? आहत। मौर्य प्रशासन के कर्मचारी को वेतन इसी पन के रूप में दिया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन के आक्रमण का उल्लेख है, और यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो गार्गी संहिता पुष्यमित्र शुंग के समय। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के अनुसार मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। किसने? यवन ने। इस यवन सेना का नेतृत्व प्रसिद्ध राजा डेमेट्रियस या मिनेंडर ने किया था। मिनेंडर की रचना मिलिंदोपनो याद होगा, उसने किया था, जिसे पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर हरा दिया था। किस पर? सिंधु नदी के तट पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक के सबसे महान राजा धर्मपाल 770 से लेके 810 ईस्वी ने कराई 10 ईस्वी में करवाई थी, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव भी दान में दिए थे धर्मपाल ने। बिहार को इल्तुतमिश सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में इल्तुतमिश पहला शासक था, जिसने 1225 में बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किया। इससे पहले बिहार पर केवल तुर्क लुटेरे जैसे कि बख्तियार खिलजी का अनौपचारिक प्रभाव था। तवाकत ए नासिरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब आक्रमण किया? तो तवाकत ए नासिरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर 1198 में आक्रमण किया। 1198 में। प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तवाकत ए नासिरी के अनुसार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1198 में उदंतपुरी बिहार शरीफ पर सफल आक्रमण किया। वहां के प्रसिद्ध बौद्ध मठ और पुस्तकालयों को भी नष्ट कर दिया। किसने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो वो था आपका शेरशाह। मध्यकाल में बिहार के प्रांतीय राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी 1541 में, शेरशाह सूरी जो थे वो 1541 में पटना की रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां एक मजबूत किले का निर्माण करवाया और बिहार को अपनी राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित कर दिया। और इसका वर्णन जो है कहाँ मिलता है? तो तारीख दाऊदी का आप नाम सुने होंगे, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। तारीख दाऊदी में। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद किए थे 1906 में। राजेंद्र प्रसाद 1906 में, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। इनके प्रयास से बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया और इस परिषद ने बिहार के युवा और छात्रों में राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागृति पैदा करने की भूमिका भी निभाई। निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का। अभी आपको हम बता दें कि AEDO का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था कि आपको बताना है कि बिहार में
चावल का बिहार में कौन सा फसल मुख्य है? तो चावल, गेहूं और मक्का। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील, घोघा झील, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए कि अगर पूछे कि बिहार एक कृषि प्रधान देश तो जानते ही हैं, चावल पहले स्थान पर आता है। अगर क्रम में पूछ ले तो चावल पहले स्थान पे, गेहूं दूसरे स्थान पे और मक्का तीसरे स्थान पे। हमारा जो बिहार राज्य है वो मैदानी भाग की जलोढ़ मिट्टी है और ये यहाँ पे अधिक उपजाऊ होता है, इसीलिए यहाँ पे किया जाता है। घोघा झील बिहार के किस जिले में है? घोघा झील कहीं कहीं रहता है और कहीं कहीं गोगा झील रहता है, तो ये कटिहार में है। कहाँ पे? कटिहार में है। घोघा झील, जिसे स्थानीय रूप से गोगा झील कहते हैं, बिहार के कटिहार में है। एक प्रसिद्ध गोखुर झील है, यानी कि ऑक्स बाउ लेक है, और ये बिहार का पहला सामुदायिक रिसर्च और महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ पे सर्दियों में साइबेरियाई प्रवासी आते हैं। सर्दियों में हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो ये करमनासा को। हिंदू धार्मिक और पौराणिक मान्यता है कि जो करमनासा नदी है वो अत्यंत अपवित्र और अशुभ माना जाता है। इसका नाम कर्मों का नाश करने वाली है। मान्यता है कि इस नदी के जो पानी है, पानी को छूने या इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, और ये नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, करमनासा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 होगा। आंसर सी हो जाएगा, है ना। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के अलग होने के बाद जो अपना बिहार है उसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर हुआ, और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अपने 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वां। बिहार के किस क्षेत्र में विभिन्न चट्टान पाई जाती है? तो दक्षिणी पश्चिम में। दक्षिणी पश्चिम में विभिन्न चट्टान पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिम मतलब कैमूर, रोहतास जिले में। और इन चट्टान में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पाइराइट्स की प्रचुर मात्रा है, जो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल का मुख्य स्रोत है। निम्न में किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? कांप की बहुलता पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। कांप या बांगर मिट्टी जिसको बोलते हैं, इसमें या उन उच्च मैदानी भागों में पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता, और इस मिट्टी में चीका और बालू का मिश्रण होता है। इसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, जो मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी मैदानी भाग जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया आदि में पाई जाती है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में अगर हम लौटता मानसून की बात करें तो ये अक्टूबर के मध्य में बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, अक्टूबर के मध्य में। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? नारायणी तथा सदानीरा गंडक नदी को कहते हैं, है ना, गंडक नदी को। नेपाल और उत्तर बिहार में नारायणी या शालिग्राम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में चावल बोई जाती है। चावल बिहार का मुख्य खाद्य फसल धान यानी चावल है, जो राज्य के सबसे अधिक कृषि योग्य क्षेत्र में उगाई जाती है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में है, और ये बेतिया के पास स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 1991 में 1990 वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य को 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और 91 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वां बाघ अभयारण्य जो है 18वां बाघ अभयारण्य आरक्षित शामिल किया गया। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्र में पाई जाती है? दलदली मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये जो है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्र में पाई जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। जो दलदली मिट्टी है बिहार के उत्तरी सीमावर्ती तराई क्षेत्र जैसे आपका किशनगंज, अररिया, सुपौल और पश्चिमी चंपारण में दलदली तराई मिट्टी पाई जाती है। बिहार के उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? जो हुआ था 1909 में हुआ था। त्रिवेणी का 1909 में हुआ था। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है गंडक नदी के बाएं तट से निकलने वाली है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो सर्वाधिक चूना पत्थर जो बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। सबसे ज़्यादा पाया जाता है रोहतास में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार की औसत वर्षा कितना है? तो बिहार की औसत वर्षा की अगर हम बात करें तो 112 सेंटीमीटर है, 112 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है?
तो बिहार में जो अनुमंडल है वर्तमान में वो कितने अनुमंडल है? तो 101 अनुमंडल है। कितना? 101 हो जाएगा। राज्य के कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य के कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री में होती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? अरवल स्थापित हुआ था 2001 में 38वां जिला के रूप में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया? तो वित्त आयोग का गठन 243 आई में है। 243 आई में। किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे वो थे आपके नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी, तो बिहार का राजकीय पक्षी की बात करें तो गोरैया है बिहार का राजकीय पक्षी। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, तो जो ग्राम पंचायत है इसका प्रधान होता है मुखिया। कौन होता है? मुखिया। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, तो किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है उपयुक्त में एक से अधिक, यानी कि महाधिवक्ता को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और मुख्यमंत्री को, तीनों को। ठीक है, ये राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो ये 5 सेट आपका आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट के साथ जो कि आपका 6 से लेकर 10 तक होगा। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी का हम तत्संग्रह जो आया है अब जो सब्जेक्टिव वाला उसका मैराथन ही अपलोड करेंगे, तो 1-2 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वीडियो भी बनाने में टाइम लगेगा मुझे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।